वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर। तो जो भी कैंडिडेट पंजाब लेक्चरर चंडीगढ़ पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना। मैं स्टैटिस्टिक्स पूरे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे करा रही हूँ। और आज का आपका टॉपिक है मैथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करूं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है पिछले सेशन में कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। अब इसके मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें यहाँ पे करने हैं। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज ही करेंगे। इंडेक्स नंबर के दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने का। एक है अनवेटेड मेथड, एक होता है वेटेड मेथड। अनवेटेड में सिंपल एग्रीगेटिव आता है और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स आता है। वेटेड में वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव आता है। वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर आपके लेस्पियोस, पाशे, डॉर्पिस एंड बाउले मेथड, फिशर मेथड, मार्शल, एजवर्थ मेथड और केली मेथड, ये आपके वेटेड एग्रीगेटिव के अंदर आते हैं। ये चार्ट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनवेटेड इंडेक्स नंबर। इन दिस मेथड ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इंडेक्स नंबर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन टू मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडेक्स नंबर में एक तो ये होता है कि आप जो है सभी आइटम्स को वेट करते हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपसे बोला, अगर मैं आपसे बोलूं गेहूं ज्यादा जरूरी है या फिर चीनी, तो आप गेहूं को वेट ज्यादा करोगे क्योंकि आपके लिए गेहूं की इंपॉर्टेंस ज्यादा है ना, चीनी के कंपेरेबिलिटी। तो अनवेटेड सिंपल इंडेक्स नंबर में ये बोला जाता है कि इसके अंदर हम वेट सबको बराबर करेंगे। अगर हमने गेहूं को 100 पॉइंट्स दिए हैं तो चीनी को भी हम 100 पॉइंट्स ही देंगे, यानी दोनों को बराबर। इसमें किसी भी तरीके का कह सकते हैं ना, अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेट नहीं दिया जाएगा आइटम्स को। आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, सबको बराबर नंबर देने हैं आपको। दैट इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। अब जिसके दो मेथड होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल प्राइस मेथड। इट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट। सबसे इजी तरीका यही होता है। In this method, aggregate price of commodities and current year are divided by the aggregate price of these commodity in the base year and expressed in percentage. मैंने आपको बताया हुआ है, इंडेक्स जो है परसेंटेज में ही रिजल्ट आपको बताता है। इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 या O आप मान के चल सकते हो, इंटू 100। अब मैम ये P1 क्या है? P1 आपका करंट ईयर का प्राइस होता है। P0 जो होता है वो आपका बेस ईयर का प्राइस होता है। और सिग्मा का मतलब आपको पता है टोटल सम। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे आसान फॉर्मूला होता है इंडेक्स में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर बताना है 2008 टेकिंग 2000 एट द बेस ईयर, यानी 2000 से 2008 तक का आपको कंपेयर करना है। 2000 आपका बेस ईयर दिया हुआ है और 2008 आपका करंट ईयर दिया हुआ है। प्राइस दिए हुए हैं, कॉमोडिटी है ABCDE। प्राइस है 2000 जब आपका बेस ईयर था बेटा, P0 बोलते हैं जिसको। उस टाइम ए का प्राइस 16 था, बी का प्राइस 40 था, सी का 35 था, डी का 9 था और ई का 2 था। वही अगर मैं बात करूं, आपका प्राइस 2008 में 16 से बढ़कर 20 हो गया, 40 से बढ़कर 60 हो गया, 35 से बढ़कर 70, 18 और 1.50, यानी लास्ट वाली जो कम्युनिटी है इसका प्राइस कम हुआ है। टोटल 169.5 करंट ईयर का है और 102 आपका बेस ईयर का है, जिसे आप देख रहे हो। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P1 अपॉन P0 इंटू 100। अच्छा, अलग अलग निकालोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसमें आपको अलग नहीं निकालना है। सिंपल इंडेक्स नंबर में आपको अलग से कुछ नहीं निकालना है, आपको सबका टोटल लेना है क्योंकि फॉर्मूले में सम दिया हुआ है। सम P1 का टोटल यानी करंट ईयर का टोटल कितना है 169.5 डिवाइड बाई बेस ईयर का टोटल कितना है 102 इंटू 100, तो 166.18 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। अब चलते इसका दूसरा मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इन दिस मेथड प्राइस रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड, यानी अब यहाँ पर आपको प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आप लोगों को ये वाला याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये वाला छोटा फॉर्मूला है। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। दो फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के लिए। सबसे पहला होता है सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 डिवाइड बाई कैपिटल का N का मतलब नंबर ऑफ कम्युनिटीज कितनी दी हुई है। या फिर आप शॉर्टकट निकाल लो P01 सिग्मा PR अपॉन N। अब PR क्या होता है? PR प्राइस रिलेटिव होता है। जो अभी आपने पुराना निकाला था ना, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें आपने क्या निकाला था? PR ही तो निकाला था वो। P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 PR ही होता है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, वो सेम ही चीज है बेटा। देखो, ये P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये वाला जो मैंने आपको सर्किल किया है, यही तो है आपका PR। यही तो है आपका PR। चाहे तो आप फॉर्मूला खोल दो, चाहे तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा PR लिख सकते हो। ये जो PR का फॉर्मूला है, ये P1
डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 ही है। ये दोनों सेम है, बस इसको खोल के दिखा दिया है फॉर्मूले को, इसमें सीधे PR लिख दिया, मतलब वही है। आ गया समझ में? कहीं आप सोचो मैम दो दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, बट इसमें लिखा हुआ है कि आपको एवरेज रिलेटिव प्राइस मेथड से निकालना होगा। कॉमोडिटी कितनी है? PQRST, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ही है। अगर मैं प्राइस देखो बेटा, 1998 में प्राइस थे 40, 28, 12.5, 10, 30, और 2004 की बात करूं तो 5, 35, 15, 20, 90, यानी टोटल 210 और टोटल 120। या तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, लेकिन हमसे पूछा गया कि प्राइस रिलेटिव चाहिए। हमें क्या चाहिए? प्राइस रिलेटिव। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ, बड़े में मत जाओ, छोटे में चलते हैं। बड़े में मत जाओ, छोटे में चलते हैं। इसमें आपको प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा, और मैंने आपको बोला था ना कि प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है P1/P0 इंटू 100। अब आपको सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। मैम सबका कैसे निकालना पड़ेगा? आपको बेटा ऐसे निकालना पड़ेगा, मैंने आपसे बोला ना, P1 ऊपर आएगा 40, और बेस ईयर कितना आएगा बेटा आपका 5 इंटू 100। अब आपको सारे ऐसे निकालने पड़ेंगे, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। लेकिन हमें तो दिखाना है ना, क्योंकि इसी मेथड से बेटा बोला गया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इसमें प्राइस रिलेटिव आपको निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आप शॉर्ट तरीका ही लेना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बिना निकाले तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तो आपको सबको सिंगल तरीका निकालना पड़ेगा। सबको डिवाइड करो ऐसे ही, 35 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100, ऐसे ही 15 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 100। आपको ये सारा ऐसे निकालना पड़ेगा, तब ये जो आपको आंसर्स दिख रहे हैं ना, 125, 125, 120, 200, ये इसी तरीके से निकलेंगे। इस नंबर को बेटा, ये करंट ईयर को डिवाइड करो, वही वाला फॉर्मूला लगा दो ना बस, P1/P0 इंटू 100, ये ऐसे करके प्राइस रिलेटिव निकालता है। तो फिर आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको अगर उस मेथड से बोला गया है तो इसी मेथड से निकालोगे, नहीं तो आंसर जो है वो अलग आएगा। तो P1 कितना है? 5 है, डिवाइड बाई 40 कर दो, इंटू 100 कर दो, तो 125 आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आपको सारे निकालने हैं, PQRST वाले निकालोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो तो बेहतर रहेगा, इसके अंदर कोई सा भी लगा दो अब तो, ठीक है। अगर ऊपर वाला लगाओगे तो P1 का टोटल कितना है? 210, ये रहा 210, डिवाइडेड बाई P0 का टोटल कितना है? 120.5 इंटू 100, और 5 कॉमोडिटी है, डिवाइड बाई 5, ऐसे सॉल्व कर दो तो 174 आ जाएगा। या फिर आप सिग्मा PR अपॉन एन कर लो। सिग्मा PR कैसे करोगे मैम? प्राइस रिलेटिव का जो टोटल आएगा वो ले लो यहाँ पर, इसमें ना कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, इसीलिए आप इस वाले मेथड से करना, इसमें कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इसमें जो अपने प्राइस रिलेटिव निकाला है, इसका टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज 5 है, तो डिवाइड बाय 5, तो 174। ये थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। वैसे इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसके अंदर बढ़ चुका है, क्योंकि हमें हर का P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 करना पड़ेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। चलिए अब आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। ये ऐसे इंडेक्स नंबर होते हैं जहाँ पे आप वजन दोगे। वजन दोगे का मतलब आपकी नजरों में किस चीज की वैल्यू ज्यादा है, आप उसको ज्यादा नंबर दोगे। दैट इज कॉल्ड वेटेड एग्रीगेटेड नंबर। इसमें टाइप होते हैं लेस्पियोस, पाशे, टॉर्बिश, फिशर, मार्शल, कैली मेथड। ये आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है लेस्पियोस मेथड। दिस मेथड वाज devised by लेस्पियोस in 1871. In this method, the weight are determined by quantities in the base. देखो लेस्पियोस मेथड्स में ये बोला जाता है कि हमें जो बेस ईयर है, याद रखना, इसका कीवर्ड मैं आपको दे देती हूँ, जहां पर भी बेस की बात करें तो वो लेस्पियर्स है। बेस ईयर की जो क्वांटिटी है, बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उसको वेट देना, भाई उसको हम वेट मानते हैं। बेस ईयर की क्वांटिटी को, बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट देते हैं, उसे बोलते हैं लेस्पियस मेथड, जिसका फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 इंटू 100। फॉर्मूला बहुत आसान है, टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल टफ नहीं है। P1 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 इंटू 100। अब बात करते हैं पाशे मेथड। देखो पाशे मेथड जो है, इसके अंदर करंट ईयर को दिया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बोला था, लेस्पियर्स में, मैं ज्यादा आप लोगों को ना थ्योरी एकदम डीप में नहीं जाऊंगी, जो मेन पढ़ना है वो बताती हूँ खाली। लेस्पियर्स में बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट देते हैं, पाशे में करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस देते हैं, वेट देते हैं।
बस, और कुछ याद नहीं करना है इसमें, ना कुछ रटना है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का जहां पर करंट ईयर के क्वांटिटी को हम लोग वेट मानते हैं, तो याद रखिएगा पाशे मेथड है। और अगर बेस ईयर की क्वांटिटी को मानते हैं तो लेस प्योर्स है। फॉर्मूला दोनों का आपको याद होना चाहिए। इसका है सिग्मा P1 Q1 P0 Q1। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। फिर आता है डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड। दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशे मेथड। अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों लेस्पियर्स भी है और पैशे भी, दोनों मिला हुआ है, तो कौन सा मेथड है, तो आप बोलोगे डॉर्बिश और बाउले मेथड है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो भी लेस्पियर्स या पाशे में से जो भी आपका रिजल्ट आता है, जो भी आपका आंसर आएगा, उसका अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला जाए बेटा, तो आपका डॉर्बिश मेथड यूज होता है। अभी जो लेस्पियर्स और पाशे मेथड से आप जो भी आंसर निकालोगे, उसका अगर अर्थमेटिक एवरेज निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो हम डॉर्बिश का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। फॉर्मूले आपको याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। फिर आता है फिशर आइडल इंडेक्स। फिशर आइडल इंडेक्स वो होता है जब आप लेस्पियर्स और पार्शियल इंडेक्स नंबर का नंबर निकालोगे, आप आंसर निकालोगे, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालना है तो फिशर का यूज करते हैं। इसके अंदर रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0, सेम ही है फॉर्मूला। सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 सेम फॉर्मूला है। यहाँ 2 हट जाएगा और 2 की जगह रूट लग जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, उसमें 2 से डिवाइड करना है और इसमें सिर्फ आपका रूट लग जाता है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ बेटा। देखो, लेस्पियर्स जो होता है वो बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानता है। पाशे जो होता है वो करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानता है। डॉर्बिश एंड बाउली मेथड जो होता है, जो भी हम आंसर निकालेंगे लेस्पियर्स और पाशे का, उनका एवरेज मीन अगर निकालने के लिए बोला जाए तो डॉर्बिश मेथड है। लेकिन अगर उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए बोला जाए तो फिशर आइडल इंडेक्स है। इस तरह से ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। फिर आता है मार्शल एजवर्थ मेथड और केली मेथड। In this index, the numerator consists of an aggregate of the current year as well as price multiplied by the weight of the both the base year as well as the current year। देखो, मार्शल एजवर्थ ये बोलता है, ना हम पुराने को मानते हैं बेस को, ना हम करंट को मानते हैं, ना हम बेस ईयर को मानते हैं, ना हम करंट ईयर को मानते हैं। हम तो दोनों को जोड़ के उनका जो एवरेज होता है उसे मानते हैं। आगे समझ में। मार्शल एजवर्थ मेथड ये बोलता है, ना हम करंट को मानते हैं, ना हम बेस ईयर को मानते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। हम दोनों को जोड़ के जो एवरेज निकलेगा हम वो मान लेंगे। दैट इज कॉल्ड मार्शल एजवर्थ मेथड। इसका फॉर्मूला स्क्रीन पर है, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। लेकिन जो केली मेथड होता है वो कहता है हम ये जोड़ वोड़ नहीं मानते, हम ये जोड़ घटा नहीं मानते हैं। कब तक जोड़ते रहेंगे, जोड़ के एवरेज निकालते रहेंगे। हम एक फिक्स नंबर तय कर लेते हैं। सपोज करो 2020 में आपके घर 30 लीटर दूध, 30 लीटर तो कौन पी रहा है, 2 लीटर दूध आता था 2020 में, तो हम मानेंगे कि 2021 में भी 2 आता था, 2022 में भी 2 आएगा, 2023 में भी, आगे भी 2 ही लीटर आएगा। हम एक फिक्स्ड जो नंबर है वो मानकर चलते हैं, उसे बोलते हैं कैली मेथड। याद आ गया। मार्शल में हम दोनों करंट और बेस को जोड़ के जो एवरेज आता है वो मानते हैं, और कैली मेथड में हम अपने मन से एक फिक्स नंबर तय कर लेते हैं, पीछे भी वही नंबर होगा, आगे भी वही नंबर हम मानते हैं, चाहे वो हो या ना हो। अगर मैंने बोला है कि मैं अभी भी डेयरी मिल्क चॉकलेट 2 खाती हूँ, तो मैं आज कल भी 2 खाती थी, आज आगे भी 2 खाऊंगी, या उसके आगे भी 2 खाऊंगी, जरूरी थोड़ी ना होता है। आगे 4 भी तो खा सकते हैं, 1 भी तो खा सकते हैं, बट यहाँ पर बोलते हैं हमें झंझट नहीं चाहिए, इसलिए हम एक फिक्स नंबर यहाँ पे मान लेते हैं। चलिए अब ये तीनों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन से। लेस्पियोस इंडेक्स, पाशे और फिशर। बीफ, मटन, चिकन का प्राइस प्रोडक्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ बात करें बीफ, तो बीफ की जो P0 है, बेस ईयर है, वो 15 है, मटन की 18 है, चिकन की 22 है। और क्वांटिटी की बात करें, प्रोडक्शन का मतलब क्वांटिटी Q0, बेस ईयर में 500 था, 590 था और 450 था। ठीक है, आप देख लो, यहाँ पे चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये देखो, 2002 आपका बेस ईयर है, 2007 आपका क्या है, करंट ईयर है। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा ये आपका P0 है, ये वाला P0 है, ठीक है, और ये आपका Q0 है। प्रोडक्शन का मतलब क्वांटिटी होती है। और ये वाला प्राइस 2007 का आपका P1 है, और ये आपका Q1 है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है इसके न्यूमेरिकल से। बस ये चीज आपको बतानी थी मुझे, ठीक है। चलिए, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमें P1 Q0 चाहिए। P1 Q0
P1 का Q0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटा। P1 का है 20 और Q1 कितना है? P1 Q0 कितना है मैम? 50। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 10,000। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्योंकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से P1 और Q0 चाहिए। 640 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करो आपका 10,800 आ गया। ये आ गया आपका P1 Q0। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करना है, जो जो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूले में जो जो चाहिए बस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है। फिर हमसे पूछा गया P0 Q0, तो बेटा P0 और Q0 तो ये दोनों है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। 15 × 500, 18 × 590, तो ये वाली डिजिट आ जाएगी। फिर बोला है P1 और Q1 का करो, तो P1 ये रहा, Q1 ये रहा, इनका करो। इनका करोगे मल्टीप्लाई तो ये नंबर आ जाएंगे। फिर बोला है P0 और Q1 का करो, तो P0 ये रहा और Q1 ये रहा, इनका मल्टीप्लाई करो, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमें ये चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ गया। अब फॉर्मूला लगाओ। इसमें बोला गया था लेस्पियोस में सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू Q0 इंटू 100। P1 Q1 बेटा कितना है? देखो P1 Q1 और P1 Q1 कितना है मैम? 34,370। 34,370 है मैम P1 Q1। ठीक है, और P0 Q0 कितना है? 28,020। तो यानी ये दोनों को बस आपको डिवाइड करना है इंटू 100, बस आ गया आपका लेस्पियोस मेथड। पाशे मेथड क्या है? सिग्मा P1 Q1 P0 Q1, तो बेटा P1 और Q1 की वैल्यू अभी 38,720 थी टोटल जो हमने करा। P0 Q1 की 31,520 थी, इंटू 100 कर दिया। सबसे सिंपल, बस फॉर्मूला लगाओ। फिर उसके बाद फिशर का पूछा, तो मैंने आपको फिशर का फॉर्मूला बताया था कि डिजिट तो सेम रहेंगे, बस क्या है आपको रूट लगाना है। सिग्मा P1 Q0 कितना था? अभी देखा हमने P1 Q0 34,370 ही तो था P1 Q1, वो लगा दिया। डिवाइडेड बाई P0 Q0, तो P0 Q0 कितना है? 28,020, वो भी लगा दिया। अच्छा, आपने एक चीज देखी फिशर इंडेक्स के अंदर, आप कहते हैं ना फॉर्मूला कैसे मैम याद करेंगे। अच्छा ये देखो, फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है, ये बेटा इन दोनों का जोड़ है। देखो इन दोनों का जोड़ है, अगर आपने फॉर्मूला ढंग से देखा हो, इन दोनों का जोड़ है। देखो ये जो ये दोनों दिखे हुए हैं, ये देखो ये दोनों नंबर लेस्पियोस के, तो ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है और मल्टीप्लाई के बाद फिर ये दोनों नंबर दिए हुए हैं। बस रूट लगाना है और इंटू 100 करना है, तो 122.69 आ जाएगा। आपको फिशर का भी आइडियल इंडेक्स आपको याद हो गया होगा। आप ध्यान से देखो, लेस्पियर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेस्पियर्स का फॉर्मूला, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, लेस्पियर्स का फॉर्मूला इंटू पाशे का फॉर्मूला, लेस्पियर्स का फॉर्मूला इंटू पाशे का फॉर्मूला और रूट कर दो इंटू 100, ये आपका फिशर का निकल आएगा। अब आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिशर को। आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर आप लोग रिवाइज करना है इसको घर पे। ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार में समझ में नहीं आते, वैसे ये बहुत इजी है, इसमें समझना ही क्या है। इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो फिशर के फॉर्मूले में सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है। लास्पियर्स का भी फॉर्मूला इसके अंदर रहेगा और पाशे का फॉर्मूला इसके अंदर रहेगा, इसलिए आपको फिशर का अलग से याद नहीं करना, बस आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। मैंने आपको बोला था ना, मार्शल में एवरेज मीन निकालते हैं। जो भी आपका लेस्पियर्स और पाशे इंडेक्स का जो भी आंसर आएगा, इनका रूट निकाल देंगे। ज्योमेट्रिक तो फिशर है, अर्थमेटिक निकाल देंगे तो मार्शल है। तो यानी फॉर्मूले में यही दोनों फॉर्मूलों का मल्टीप्लाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी लेस्पियर्स निकालना है, पाशे निकालना है, पर इसके अंदर आपको नए निकालने हैं, डॉर्बिश एंड मार्शल एजवर्थ का। अगर मैं जूम कर सकूं तो मे भी ठीक है। चलो, एबीसी कॉमोडिटी दी हुई है, प्राइस दिया हुआ है 2006 2007, तो 2006 मतलब बेस ईयर, 2007 का मतलब करंट ईयर। प्राइस दिया हुआ है 410, क्वांटिटी दी है 50-40, इसकी 3-4-10, यानी P0 है, दैट इज योर P0 एंड Q0। ये P1 और ये Q1। ठीक है, तो P0 कितना है बेटा हमारा? यहाँ पे ना एक ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि एक ही जगह प्राइस प्राइस देती है, यहाँ पे क्वांटिटी आती है। चलो ये टेबल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ये वाली चार्ट के हिसाब से आओ। इस वाले प्रिंट के हिसाब से गड़बड़ है, ये वाला चार्ट छोड़ दो, इसमें ना मिसप्रिंट हो गया नंबर। इस वाले पे आ जाओ। P0 आपका दिया हुआ है 864, यानी 2006 का प्राइस 864 है एबीसी का, और Q0 का 50-10 और 5 है। ये वाली चार्ट को हटा दो, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 2007 में P1 आपका दिया हुआ है
क्योंकि यहाँ पे ना मिसप्रिंट हो गया, ए की जगह प्राइस क्वांटिटी लिख दिया है, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, P1 आपका है 20, 18, 8 और Q1 है 40, 2 और ये तो हमें क्या निकालना है। देखो हर ये चारों पांचों घुमा फिरा के फॉर्मूले वही हैं। याद रखना आपको P0 Q0 निकालना है। P0 Q0 निकालने के बाद P0 के साथ Q1 निकालना है। फिर P1 Q0 निकालना है, P1 Q1 निकालना है। इस चारों के अलावा आपको कुछ नहीं निकालना, ये आप याद रख लो। P0 Q0 का मल्टीप्लाई करना है, P0 का फिर Q1 के साथ करना है, फिर P1 का Q0 के साथ करना है, P1 का Q1 के साथ करना है। तो P0 Q0 मतलब 8, इनका इनका मल्टीप्लाई करो पहले बेटा, जो आंसर आए वो लिख देना। ठीक है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो P0 Q1 के साथ, फिर ये आंसर आ जाएगा। फिर आपका P1 Q0 के साथ करना है, इनका करो आपस में मल्टीप्लाई। इनका करने के बाद फिर इन दोनों का करो आपस में मल्टीप्लाई, चारों को घूम फिर के आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे, ये आ गया नीचे। ठीक है, बस यही आपको पुट करने हैं फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मुझे लगा टफ है। सबसे पहले आपको लेस्पियर्स का मेथड दिया हुआ है, तो लेस्पियर्स आपको फॉर्मूला पता ही है, लगा दो ई पी सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई करके, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, वो बस आपको फॉर्मूला लगाना है। पाशे का निकाल लिया। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ मार्शल का। जैसे मैंने अभी आपको फिशर का बताया था ना, फिशर का, कि आपको सिर्फ दोनों का आंसर, दोनों का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में लेके आपको रूट निकालना है। आपको मार्शल में भी यही करना है बेटा, अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है। मार्शल में भी आपको इन्हीं का फॉर्मूला लेना है, EP1 Q0 EP, ये आपका फॉर्मूला है बेटा, क्या नाम है, लेस्पियर्स का। और ये वाला आपका बेटा फॉर्मूला है आपका पाशे का। बस इसमें आपको प्लस करना है, लेकिन पहले वाले फॉर्मूले में हमने फिशर में क्या बताया था, मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे चेक करो, देखो फिशर वाले में लेस्पियर्स और आपका जो पाशे था, उनके दोनों फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करना था और रूट करना था। लेकिन आप डॉर्बिश में याद रखना, मल्टीप्लाई की जगह बस प्लस करना है, और रूट की जगह सिर्फ 2 करना है, क्योंकि इसमें हम अर्थमेटिक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक। आगे आपको समझ में, आपको अब अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो आप याद रखिएगा मार्शल का क्या होगा भाई, लेस्पियर्स का मेथड का फॉर्मूला प्लस पार्शे का मेथड डिवाइड बाई 2 करना है बस, इनटू 100 तो सब जगह ही लगेगा। ठीक है, और आपका फिशर में क्या करना था, लेस्पियस का मेथड मल्टीप्लाई बाई जो पार्शे का जो भी फॉर्मूला था, और उसको रूट करना था। बस ये चीज करना था, यानी आपको लेस्पियर्स और पार्शे का फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका सेम फॉर्मूला लिख के डिवाइड कर दो 2 से, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा फॉर्मूले में, यहाँ 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसलिए शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाए, ये ध्यान रखना। जो आंसर आपका आएगा इनको प्लस करोगे जब आप, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो EP1Q0 था आपका 1220 डिवाइडेड बाई, ये आपका 480 था, बिल्कुल करेक्ट है। ये 852 था, ये 340 था। इनको बेटा 2 से और डिवाइड कर देना, क्या थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ इसका आंसर सही। फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते, देखते इसका आंसर तो सही दिया है या गलत दिया है। 1 0 2 2070 126 बेटा इसका आंसर आएगा। यहाँ पे रॉन्ग है, मैं आपको यहाँ करेक्ट करा देती हूँ, 126, क्योंकि 2 से इन्होंने डिवाइड करना ये भूल गए हैं। 126, ठीक है, तो ये इसका आंसर, कुछ पॉइंट भी होंगे बाद में, बट ये इसका राइट आंसर है। नोट डाउन कर लेना आप लोग प्लीज, क्योंकि अगर मैं आपको PDF भी दे दूँ तो रॉन्ग आ जाएगा ये। ठीक है ना, इसमें 2 होगा फॉर्मूले में, इसलिए कहते हैं हर चीज PDF पे मत जाया करो,
बहुत बार ऐसा होता है, गलत हो जाता है ना। तो मार्शल का एच, ओ सॉरी, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गई। देखो, डॉर्बिश के मेथड में टू लगता है, मार्शल के मेथड में टू नहीं लगता है। इसमें सिर्फ आपको इनको प्लस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। मैं देखो खुद कंफ्यूज हो गई। मार्शल के मेथड मैंने आपको बताया था ना, करंट ईयर जोड़ना है और बेस ईयर जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। और डॉर्बिश के अंदर हमें जो है वो अर्थमेटिक निकली है। मैंने उल्टा कर दिया, सो सॉरी। ये सही है, डेटा बिल्कुल सही है भाई, डेटा बिल्कुल सही है, मैं ही कंफ्यूज हो गई। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है आपका। इसके अंदर टू नहीं लगता है बेटा, डॉर्बिश के अंदर टू लगता है। देखो ये रहा, यहाँ पे टू दिया हुआ है। मैं खुद कंफ्यूज हो गई इतने फॉर्मूले में। अब आपको समझ में आ गया। मार्शल के में सिर्फ आपको मैंने कहा था, मार्शल में आपको करंट ईयर से ना लेना देना, ना बेस से लेना देना, बस इन दोनों के जोड़ से लेना देना है। यही तो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों को सिर्फ जोड़ से ही आपको लेना देना है। और कैली क्या बोलती है? कैली बोलती है नहीं, जोड़ घटा नहीं करेंगे, एक फिक्स नंबर ले लेंगे बस। ठीक है। मैं आई एम सो सॉरी, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गई बहुत ज्यादा, इतने सारे फॉर्मूले हो गए ना एक बारी में। फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। लेस्पियर्स मेथड में आप लोगों को बेस ईयर मान के चलना होता है, बेस ईयर की क्वांटिटी। पाशे मेथड में आप लोगों को करंट ईयर की क्वांटिटी की वेट लेके चलनी पड़ती है। तीसरा फॉर्मूला आता है आपका मार्शल एजवर्थ का, जहां पर आपको ना करंट ईयर ना बेस ईयर, दोनों का जोड़ लेना होता है, दोनों का एडिशन लेना होता है। मार्शल के बाद आपका आता है नेक्स्ट वाला, मैं खुद देख लेती हूँ फिर मैं आपको ऐसे याद कराती हूँ। सॉरी, मार्शल तो बाद में आया, लेस्पियर्स आ गया, पाशे पाशे आ गया। उसके बाद आता है डॉर्बिश बाउले का मेथड। डॉर्बिश बाउले में जो भी हमारा लेस्पियर्स का है, जो भी इंडेक्स नंबर है, उनको प्लस करते हैं और उनसे टू से डिवाइड करते हैं उनके फॉर्मूले को। फिशर इंडल में क्या होता है, हम लोग उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। और डॉर्बिश में क्या करते हैं, अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं, इसलिए टू से डिवाइड हो रहा है। मार्शल के अंदर हम लोग करंट और बेस दोनों को जोड़ देते हैं। और कैली मेथड में हम लोग एक सिर्फ फिक्स नंबर लेते हैं। डोंट वरी, मैंने ना सारे फॉर्मूले आप लोगों के एक पेज में लिख दिए हैं, ताकि आप लोग आराम से याद कर लो। ठीक है, ये तो मुझे तो ऐसे बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, ऐसा अगर मैं बार बार स्लाइड्स चेंज करूंगी तो। मार्श एजवर्थ फॉर्मूले में बेटा आपको बस लेस्पियर्स का और पाशे का फॉर्मूला ऐड करना है और कुछ नहीं करना। याद रखना, क्या करना है, ऐड करना है बस। ठीक है, याद रहेगा भाई, आप लोग को याद रखना जरूरी है मेरे से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग बैठोगे। ठीक है, लेस्पियर्स का फॉर्मूला और पार्शे का फॉर्मूला जहां पे जोड़ दिया जाए वो होता है आपका मार्शल एजवर्थ। ठीक है, तो इनको सिर्फ जोड़ना है आपको, इसे आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। और जो मैंने आपको बताया था कि लेस्पियर्स का मेथड मल्टीप्लाई बाई पार्शे का फॉर्मूला, और अगर हम उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल देते हैं तो वो फिशर होता है। लेकिन लेस्पियर्स का मेथड प्लस कर दे फॉर्मूले का, पार्शे का फॉर्मूला, और टू से डिवाइड कर दे, तो ये आपका डॉर्बिश का मेथड होता है। ठीक है, इसे आपको अलग अलग याद नहीं करना। ये फॉर्मूला फिशर का है, ये आपका डॉर्बिश का है। और सिर्फ एल का फॉर्मूला, लेस्पियर्स का फॉर्मूला और पाशे का फॉर्मूला जोड़ देते हैं सिर्फ, तो मार्शल एजवर्थ निकल आता है। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। चलिए नेक्स्ट, फिर आपसे पूछा है डॉर्बिश का फॉर्मूला, तो डॉर्बिश में मैंने अभी आपको बताया, आपको जोड़ देना है। और जोड़ के बाद लेस्पियर्स का मेथड देखो, ये रहा 12204 480, प्लस कर देना है 852 340, और डिवाइड करना है टू से। याद रखना, डॉर्बिश के फॉर्मूले में हम लोग टू से डिवाइड करते हैं, एक बार फिर से देख लो, ये रहा, टू से डिवाइड करना है। तो आपको क्या याद रखना है, लेस्पियर्स का मेथड फॉर्मूला याद रखना है और पाशे का फॉर्मूला याद रखना है। बाकी आपको किसी का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप अब आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब ये दूसरा मेथड है, अभी तो मैंने आपको ये सिर्फ इतना मेथड बताया कि चलिए आप जो है वो सिंपल सिंपल मेथड है। अब आता है प्राइस रिलेटिव से। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है सिग्मा पीवी डिवाइडेड बाई सिग्मा वी। वी का मतलब वैल्यू। देखो इसके अंदर बेटा आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर आपकी दोनों चीजें आ जाएंगी। वैल्यू इंडेक्स नंबर, मैंने कहा था ना, वैल्यू के अंदर प्राइस और क्वांटिटी वो दोनों चीजें होती हैं। पी इंटू क्यू, यही आपका वैल्यू होता है। पी इंटू क्यू, प्राइस में क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई कर देते, दोनों चीजें आ जाए। देखो जिसमें प्राइस में आता है वो प्राइस अर्थमेटिक है, जिसमें क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी है, लेकिन जिसमें दोनों आ जाए वो वैल्यू इंडेक्स है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100।
फिर आता है चेन इंडेक्स नंबर। देखो चेन इंडेक्स में नंबर में सिर्फ इतना याद रखना कि हम बेस ईयर सिर्फ उस साल के पिछले वाला साल मानते हैं और कोई सा नहीं मानते। अगर मैं आपसे बोलूं 2026 करंट ईयर है, तो इसका बेस ईयर क्या होगा? चेन इंडेक्स की वजह से। चेन इंडेक्स की वजह से मैम 2025 होगा, यानी उसका पिछला साल। तो जिसमें जिसका पिछले साल को बेस माना जाता है वो आपका चेन इंडेक्स नंबर होता है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले 2006, 2007, 2008 दिया हुआ है बेटा। प्राइस दिए 2006 में 50, रिलेटिव प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 100, और चेन इंडेक्स दिया है 100, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वाला ही मान के चलते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ है। 50, 60, 65, 50, 60, 65 ये आपका प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, रिलेटिव कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको बताया था, रिलेटिव निकालने का तरीका। 60 P1, P1 कितना है करंट ईयर? 60। P0 कितना है? 50। भाई ये 2006 का जो प्राइस है ये P0 ही तो हो जाएगा, ये फिर P1 हो जाएगा। इसके लिए ये पुराना है, इसके लिए ये पुराना है। भाई करंट ईयर अगर 2008 की बात करें तो 2008 के लिए कौन सा होगा बेटा? 2007 वाला बेस ईयर माना जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पर करी गई है। 60 के साथ 50 का करके 120 निकाल लिया है, और 65 ऊपर वाला बेस मानकर 108 निकाल लिया है। ये आपका लिंक रिलेटिव है। अब इससे पूछा चेन इंडेक्स निकालो, तो चेन इंडेक्स में आपका प्रीसीडिंग ईयर क्या होता है? 2006, पुराना वाला मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा? 120 रिलेटिव का जो आंसर आया है ये वाला, इंटू 100, अपना पुराना वाला मान के चलो बेटा। इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो क्या बोला गया है। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला देखो, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। चेन इंडेक्स का पुराना साल और जो एवरेज लिंक था उसका करंट ईयर। फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं है। अब फॉर्मूला ऊपर हो गया ना, इसे बार बार देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें आपको क्या लिखा था? एवरेज लिंक जो आया, अब एवरेज लिंक हमने निकाल लिया ना। और देखो यहाँ पर बेस हम लोगों ने यही माना हुआ है 100, क्योंकि अगर आप वैसे भी निकालोगे, क्योंकि इसका कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसका, क्योंकि इसका ऊपर तो करंट ईयर दिया ही नहीं हुआ है 50 के ऊपर, इसलिए 100 माना हुआ है। ठीक है भाई, 50 के ऊपर 50 तो करंट ईयर है, पर इसका बेस कहाँ है? इसका बेस तो दिया ही नहीं है ना। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 60 डिवाइडेड बाई 50, 65 डिवाइडेड बाई 60, इसका पुराना साल। अब हम निकालते हैं, इसमें हमें चाहिए एवरेज लिंक रिलेटिव। तो एवरेज लिंक रिलेटिव में हम 120 है, तो हमने 120 रख लिया। फिर इंटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, तो चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 100, 100 लिख दिया, इंटू 100, 120 आ गया। फिर अब नया आते हैं, एवरेज लिंक 108, और चेन ईयर का बेस ईयर कितना निकला? 120, 120 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100, 129.60, इस तरीके से ही निकलेगा। फॉर्मूला लगाइए बस, और कुछ भी नहीं है। कोई अलग से थोड़ी ना निकल के आ रहा है, टफ लगेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आप लोगों के लिए आसान कर दिया मैंने। सारे मेथड है, रटो बैठ के इन्हें। ठीक है, और अपना ट्रिक निकाल सको तो निकाल लो। वैसे मैंने आपको कहा है लेस्पियोस और पाशे का लर्न कर लो, फिर ये तो निकल ही आएंगे बाकी सारे। लेकिन आपको एक फॉर्मूला मिल गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस फॉर्मूले को बैठ के अच्छी तरीके से रटो बैठ के। अब आता है बेस शिफ्टिंग, वन ऑफ द फ्रीक्वेंट ऑपरेशन नेसेसरी इन द यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इन चेंजिंग द बेस ऑफ इंडेक्स। देखो इसके दो रीजन होते हैं बेस शिफ्ट करने का। कभी कभी तो ऐसा होता है बेस बहुत पुराना हो गया, अब हमें 2026 में जी रहे हैं। अब हम लोग सपोज करो मैं 2000 बेस लेकर चल रही, तो कितना पुराना बेस है उसको चेंज करो भाई, अभी नया लो, कम से कम 2020 का लो, है ना, 2020-22 का लो। तो इसलिए हमें बेस को शिफ्ट करना पड़ता है। दूसरा होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सीरीज ऑफ इंडाइसेस इज टाइड विद द ओल्ड इंडेक्स सीरीज, और ओल्ड सीरीज ऑफ इंडाइसेस इज टाइड विद द न्यू इंडेक्स सीरीज। देखो स्प्लिसिंग में क्या होता है, सपोज करिए आप एक डायरी लिखते हो। आपने एक डायरी लिखी 2010 से लेके 2020 तक, 2020 तक, तो आपने 2010 बेस माना हुआ था, है ना। फिर आपकी डायरी फिल हो गई, आपने नई डायरी ली। तो नई डायरी ली तो आपने सोचा कि चलो बेस चेंज कर देते हैं, अब तो पुराना हो गया, तो आपने नई डायरी लिखी 2020 से 2026 तक। तो आपने बेस क्या माना? 2020 मान लिया, तो बेस चेंज हो गया ना। पहले 2010 था, 2020। अब मैं आपसे कहूँ मुझे पूरा एक डाटा एक ही चीज में चाहिए, तो आप नहीं दे पाओगे, अलग अलग है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दिया जाता है। दोनों डायरीज को जोड़कर, दोनों का डेटा जोड़ के, दोनों सीरीज को जोड़कर एक नई इंडेक्स सीरीज बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं स्प्लिसिंग।
फिर आता है डिफ्लेटिंग, इट रिफर्स टू करेक्शन ऑफ प्राइस चेंज इन मनी वेजेस और मनी इनकम सीरीज। देखो डिफ्लेटिंग का मतलब, डिफ्लेट का मतलब आपको पता है, जैसे कि टायर में से हवा निकाल देना, डिफ्लेट कर देना, बलून में से हवा निकाल देना, डिफ्लेट कर देना। तो ऐसा ही महंगाई, आपकी सैलरी में से महंगाई निकाल देना, उसे डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। आपकी महंगाई, आपकी सैलरी में से महंगाई को हटा कर देखना कि आपकी कितनी सैलरी है, तो उसको बोलते हैं आपका डिफ्लेटिंग। सपोज करिए आपकी सैलरी तो बढ़ गई है 20,000 से 30,000, तो आप कहोगे अरे मेरी सैलरी बढ़ गई, लेकिन बेटा जो सामान आप खरीदते तो वो भी तो बढ़ गया है, तो वो चीज है। फायदा तो आपको कुछ नहीं हुआ। कहते हैं ना, पहले तो 2 रुपए की चीज मिलती थी, तो 2 रुपए की चीज मिलती थी तो 2,000 सैलरी थी। अब वही चीज 200 में मिलती है तो 20,000 सैलरी है, वही चीज है। देखो बेस शिफ्टिंग मैंने आप लोग को इसलिए बताया, इसमें फॉर्मूले होते हैं करने के लिए। एक होता है ओल्ड सीरीज, एक होता है कॉमन फैक्टर, दो तरीके होते हैं इसको निकालने के लिए। सबसे पहले अगर फैक्टर की बात करूं, आप लोग को दिख रहा होगा पीरियड दिया हुआ है 2019, 2020, 21, 22 और न्यू बेस भी दिया हुआ है। आपका न्यू बेस लिखा हुआ है 70 है। वैल्यू दी हुई है बेटा यहाँ पे 100, 76, 76, 68, 70। अब आपको यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाई ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंटू 100। मैंने अगर मैं सिंपल सी बात करूं यहाँ पे, तो आपका फॉर्मूला ओल्ड इंडेक्स नंबर आपका कितना है 100, सबसे ऊपर वाला 100, नीचे नया बेस कितना है 70 इंटू 100। आप कैलकुलेट करो कितना आंसर आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, कैलकुलेट करो भाई। मैं ही करूँ कैलकुलेट भी। 100 बेस था, डिवाइड बाई 70 इंटू 100, तो 142.86 बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरीके से आपको बाकी सारे निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ यहाँ पे, आप एक काम करो, क्योंकि पुराना बेस ईयर तो 100 ही रहेगा ओल्ड इंडेक्स नंबर, और ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर 70 ही रहेगा। तो इन दोनों को निकाल लो डिवाइड करके पहले। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, वैसे आपको सारे फॉर्मूले में यही लगाना है, 100/76 इंटू ऐसे ऐसे करके, तो ये तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ यहाँ पे। इसमें बोला गया है ओल्ड इंडेक्स नंबर कितना है 100, और पुराना इंडेक्स नंबर कितना है 70, बस इतनी की जरूरत है हमें, ठीक है। अ, इसको डिवाइड बाई 70, कितना निकला 1.42, 1.42। देखो आसपास सीरीज पहुंच जाएगी अगर आप इस तरीके से करो, वैसे तो फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे अभी आपने क्या निकाला, पुराना इंडेक्स नंबर कितना था 100, डिवाइडेड बाई 70 है ना, ऐसे तो निकाला है, डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100। या तो ऐसे कर लो, अलग अलग निकाल लो, अलग अलग ही निकाल लो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। नहीं तो इनका जो आता ना आंसर, जो भी आता, उसमें आप इन सबका मल्टीप्लाई करते करते चले जाते तो भी आंसर आ जाता है। इसका ट्रिक था वैसे ये वाला, पर आप क्वेश्चन समझो पहले। तो आपका 142.6 आ जाएगा। फिर आप दूसरे पे आ जाओ, 100 की जगह आप दूसरा बेस ईयर ओल्ड कितना है हमारा 76, 76 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, सेम वही फॉर्मूला है। फिर आप फिर से आ जाओ 68, 68 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, ऐसे ऐसे करके निकाल लो, या तो फिर आप तो एकदम परफेक्ट आंसर निकल आएगा आपका। यही वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे जैसे पूछा जाए ओल्ड, तो ओल्ड की जगह पहले आ जाएगा ऊपर 100 आएगा, फिर ओल्ड की जगह 76 आएगा, फिर 76, फिर 68, 70, नीचे की बेटा डेट फिक्स रहेगी, ओल्ड इंडेक्स 20 ईयर 70 आपका फिक्स रहेगा सब में। इस तरीके से निकाल लो, यही सही तरीका है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज मत हो। एक इसका दूसरा मेथड होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के अंदर आप लोगों को किस तरीके से लेना होता है, कॉमन फैक्टर के अंदर का भी आपने फॉर्मूला देखा, पहले देख लो। 100 डिवाइडेड बाई न्यू बेस वैल्यू इंटू ओल्ड वैल्यू, 100 डिवाइडेड बाई न्यू बेस वैल्यू इंटू ओल्ड वैल्यू। तो 100 डिवाइड बाई यानी 100 100 100 सब में डिवाइड है, देखो
100 100 100 सबके अंदर डिवाइडेड दिख रहा है आपको, 100 100 100 सबके अंदर डिवाइडेड, तो 100 डिवाइडेड बाई आपकी बोली गई है यहाँ पर बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू कितनी फिक्स है, बेस वैल्यू आपकी फिक्स दी हुई है यहाँ पे, तो 100/50 100/50 100/50 100/50 सब जगह सेम रहेगा। बस आपको ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 76 68 50 60 70 या 75, इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है। या मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ, याद रखना अगर आपसे कभी भी बेस शिफ्टिंग का सेकेंड फॉर्मूला पूछा जाए तो सबसे आसान तरीका अगर यहाँ पे है तो आप चाहो तो डायरेक्टली 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनका नंबर, तो आंसर आपका यही आएगा, देख लेना। 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, इन्होंने ये वाला बेस लिया है बेटा, एक ये पुराना वाला बेस लिया है इन्होंने 100 डिवाइडेड बाई नए वाले का करंट ईयर का लिया है। देखो दोनों के ही तो बेस नंबर है, ये सीरीज यहाँ पे तक थी और ये सीरीज यहाँ से शुरू हुई है, तो अगर मैं आपसे दोनों का बेस ईयर पूछूं तो क्या होगा, दोनों का बेस ईयर बताओ भाई, दोनों का बेस ईयर क्या होगा आप बताओ ना मुझे। 1993 से लेकर 1995 तक कौन सा बेस ईयर है मैम, 100 है सबसे पुराना, और 2002 से 2005 के बीच में सबसे बेस ईयर कौन सा है सबसे पुराना मैम, 50 है। बस इन दोनों को डिवाइड करना है, 90 ओल्ड वाला और न्यू वाला, तो ओल्ड वाला बेस है हमारा 100 और न्यू वाला है हमारा 50, इनटू फिर आपको जितनी वैल्यू नीचे दी हुई है ना ये सारी, इनका गुणा करना है आपको, इनका मल्टीप्लाई करना है। 100/50 इंटू 100, 100/50 इंटू 76, 100/50 इंटू 16, यानी दोनों के बेस ईयर को आपको डिवाइड करना है, दोनों के बेस ईयर लेने हैं, एक पुराना वाला लेना है 100, पुराना वाला 1993 और फिर नए वाले में 50, इन दोनों को डिवाइड करके फिर जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सब फॉर्मूले का खेल है और कुछ भी नहीं है इसमें, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। चलिए फिर आपका आता है इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपकी लाइन जो खींची हुई है, आपकी डिमांड और आपकी प्राइस में कितना चेंज है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी जो डिमांड की लाइन है वो 100 पे टच कर रही है, यानी यहाँ पे सीधा सा ये बोलते हैं कि अगर आपका प्राइस अगर फ्री में भी बेचने लग जाओ ना आप, तो भी 100-100 किलो आलू खरीद लेंगे लोग, अगर आप फ्री में भी बेचो। और जैसे आपने प्राइस बढ़ा दिए, 2 रुपए भी बढ़ा दिए, तो डिमांड कम हो जाएगी, वो चीज यहाँ पे इस लाइन के थ्रू बताया जाता है जिसे बोलते हैं डिमांड का। फिर आता है स्लोप ऑफ लाइन। देखो स्लोप ऑफ लाइन ये बोलता है ढलान, जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हो, ऊंचा 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 पहाड़ पे चढ़ते हो, ऐसे स्लोप ऑफ लाइन होता है। आपने अगर पॉजिटिव चेंजेस लाए, अगर आपने प्राइस में कुछ भी चेंज किया, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, पॉजिटिव रहेगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये बताता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जो ढलान की बात करते हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट था आपके, इसलिए मैं करा रही हूँ। फिर आता है कर्व ऑफ लाइन। देखो कर्व ऑफ लाइन के अंदर आपकी कर्व मुड़ी रहेगी, यानी नॉन लीनियर होती है, सीधी नहीं होगी। सीधी इसलिए नहीं होती क्योंकि जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हो तो शुरू में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, आप नेगेटिव में आ जाते हो क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा लेबर लगा दी। यहाँ पे आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। अब आपका जो भी नया मेंबर आता है, नया लेबर आता है, वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, इसलिए इसकी नॉन सीधी नहीं होती, मुड़ जाती है। ऐसे लाइन वर्सेस कर्व है, लाइन हमेशा बेटा सीधी रहती है, जैसे मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया, सीधी रहेगी। प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है, ऐसे ऊपर एकदम स्ट्रेट। लेकिन जो कर्व होते हैं हमेशा मुड़े तुड़े होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ पे। कोई इंडिफरेंस कर्व है, कोई वो कर्व है, बस ये डिफरेंस आपको बताना था कि कर्व क्या होता है, स्लोप क्या होता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। तो चलिए आज का सेशन यही तक था। अब लास्ट आपका स्टेट्स बचेगा, कोरिलेशन और रिग्रेशन, तो फिर आपकी स्टेट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर हम नया नेक्स्ट यूनिट लेके चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।